नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेन चौधरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं इसरो के बारे में। कल यानी 2 नवंबर को इसरो के द्वारा फिर से इतिहास रचा जाएगा, इतिहास को दोहराया जाएगा और इसरो एक ऐसा कारनामा करने जा रहा है जो अभी तक इसरो के द्वारा नहीं किया गया है। क्या है ये? अभी तक इसरो ने 4000 किलोग्राम से भारी सैटेलाइट को कभी भी लॉन्च नहीं किया है। अभी तक का सबसे भारी सैटेलाइट इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा और ये लॉन्च होगा इसरो के सबसे बड़े रॉकेट, जिसे हम बाहुबली रॉकेट कहते हैं, LVM-3 यानी लॉन्च व्हीकल मार्क 3, और इसकी ये 5वीं ऑपरेशनल फ्लाइट होने वाली है। तो पूरी खबर क्या है और किस तरीके से ये सैटेलाइट, जैसा कि हमने लिखा है कि भारतीय नौसेना के लिए वरदान साबित होगा, तो कैसे साबित होगा, इस सभी पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। और इस पूरे सेशन में आज हम भारत के LVM-3 के बारे में आपको पूरी डिटेल, अभी तक की जो भी इसने कारनामे किए हैं, और जो CMS-03 सैटेलाइट है उसके बारे में पूरी चर्चा यहां पर की जाएगी। चलिए खबर को पढ़ते हैं। देखिए, इसरो टू लॉन्च हैवी कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-03 टुमारो, यानी 2 नवंबर को ये लॉन्च होने वाला है। उससे पहले आपको अपडेट कर रहे हैं, कल भी आपको हम इसके बारे में ये बता देंगे कि भाई सफल हुआ असफल हुआ, भगवान करे कभी कैसी ना हो, सफल ही रहेगा क्योंकि इसरो का ट्रैक रिकॉर्ड यही रहा है। और व्हाट मेक CMS-03 इसरोज हैवीएस्ट सैटेलाइट येट, इसरो टू लॉन्च 4410 kg, यानी ये 4410 किलोग्राम का सैटेलाइट लॉन्च करके इसरो के द्वारा इतिहास रचा जा रहा है। CMS-03 सैटेलाइट संडे को अवॉर्ड हैवी लिफ्ट बाहुबली के द्वारा ये लॉन्च किया जाएगा। अब देखिए, यहाँ 2-3 चीजें हैं आपको। एक तो समझना है CMS-03 सैटेलाइट के बारे में, और एक बाहुबली रॉकेट के बारे में, और किस तरीके से लॉन्चिंग की जाएगी। इसरो ने सारी तैयारियां कर ली हैं और इसरो के द्वारा अनाउंसमेंट किया गया है कि इसरोज ओवर 4000 kg कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-03 इज ऑल सेट टू बी लॉन्च्ड फ्रॉम दिस स्पेस पोर्ट ऑन संडे, यानी संडे को ये लॉन्चिंग होगी। 4410 kg का सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा। ये सैटेलाइट GTO में जाएगा, यानी जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट। ये क्या होती है ये भी आपको अभी बताएंगे, ठीक है। और ये LVM-3 की जो 5वीं ऑपरेशनल फ्लाइट है, जिसको नाम दिया गया है M5। तो ये जो फ्लाइट है इसको कहां से लॉन्च किया जाएगा? हमारा जो लॉन्च सेंटर है, जो सबसे प्रमुख लॉन्च सेंटर हमारा कौन सा है? SDSC, सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, वहां से इसको लॉन्च किया जाएगा। यहां पर देखिए, सेकंड लॉन्च पैड पर सारी तैयारियां हो चुकी हैं, ये पूरा आप इसमें देख सकते हैं। और इसरो के द्वारा ये जारी किया गया है, इसका पूरा एक ब्रोशर जारी किया गया था, LVM-3 M5 CMS-03, जो आपको मैं दिखा रहा हूं। LVM-3 M5 CMS-03 जो मिशन है, ये मिशन जब लॉन्च होगा तो भारत को इससे कई फायदे होने वाले हैं। पहली बात तो ये है, इतने हैवी सैटेलाइट को लॉन्च करने का हमारा जो अनुभव है वो दुनिया में हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी की धाक को और बढ़ाएगा, ठीक है। दूसरी बात ये देखिए आप कि ये जो सैटेलाइट हम जो लॉन्च करने जा रहे हैं, ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है और ये हमारी जो सेनाएं हैं उनके लिए समर्पित है। हमने एक सैटेलाइट पहले लॉन्च किया था, उसकी डिटेल आपको बताएंगे, जिसे रुक्मणी सैटेलाइट भी कहते हैं, और उसी सैटेलाइट को यहां पर रिकवर किया जा रहा है, यानी उसी को रिप्लेस करके दूसरा सैटेलाइट हम यहां पर भेज रहे हैं, जो यहां पर इसरो के द्वारा बताया गया है। CMS-03 की हम बात करें, वेनिंग about 4410 kg will be the heaviest communication satellite to be launched geosynchronous transfer orbit। अब ये एक मल्टी बैंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। इसका मतलब क्या है ये भी अब सुनिए। अब डिटेल से आप एक एक करके चीजें, पहले मैं रॉकेट के बारे में बताता हूं आपको। हमारा जो स्पेस क्राफ्ट जो हमने तैयार किया है LVM-3 जो है, उससे हमने कनेक्ट इंटीग्रेट किया है, उसके बारे में बात कीजिए। देखिए, भारत के पास में ये रॉकेट है, ये रॉकेट की श्रेणी वो है पूरी कैटेगरी। सबसे पहले जो रॉकेट हमारा बना था ये SLV-3 1979 में हमने बनाया था, और ASLV जो है फिर हमारा आगे चलकर तैयार हुआ 1987 में। और आजकल इन दोनों ही रॉकेट का उपयोग नहीं किया। शुरुआती तौर पर ये रॉकेट बनाए गए थे, सॉलिड ईंधन पर, सॉलिड फ्यूल पर आधारित ये रॉकेट थे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में भारत का पहला रॉकेट बना था SLV-3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3। फिर हमने PSLV को बनाया, और PSLV जो है वो कहलाता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल।
पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके माध्यम से जो पृथ्वी की ध्रुवीय कक्षाएं हैं उनमें सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं। देखिए आप सभी जानते हैं ये अर्थ है, अर्थ के ये पोल्स हैं, यहाँ पर नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया। अगर हम किसी सैटेलाइट को इस तरीके से लॉन्च कर रहे हैं कि वो पोल्स के चारों ओर चक्कर लगाए तो उसे ध्रुवीय कक्षा कहते हैं, पोलर ऑर्बिट कहते हैं। और उसके लिए जिस रॉकेट का उपयोग किया जाता है वो पीएसएलवी है। पीएसएलवी भारत का सबसे सक्सेसफुल रॉकेट है। इसने बहुत सारे अचीवमेंट प्राप्त किए हैं, बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए हैं, जिस पर हम कई सेशन ले चुके हैं। फिर जो सबसे हैवी सैटेलाइट है पीएसएलवी के द्वारा जो ये सैटेलाइट छोड़े जाते हैं, ये लगभग 900 से 1500 किलोमीटर की हाइट पर छोड़े जाते हैं। लेकिन अगर आपको इस तरीके से सैटेलाइट छोड़े, भूमध्य रेखा के चारों ओर ऐसे चक्कर लगाने वाले सैटेलाइट छोड़ने हो और ये सैटेलाइट 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक छोड़े जाने हो, तो फिर आपको जीएसएलवी की आवश्यकता होती है, जिसे कहते हैं जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पीएसएलवी के भारत ने 3 वर्जन बनाए हैं। इसी तरीके से जीएसएलवी के भी 3 वर्जन बनाए गए, जीएसएलवी मार्क 1, जीएसएलवी मार्क 2, जीएसएलवी मार्क 3। तो जीएसएलवी मार्क 3 जो है ये भारत का जीएसएलवी का ही एडवांस रूप है और ये सबसे भारी रॉकेट है अभी भारत का। इसी का उपयोग किया जा रहा है और इसी रॉकेट को कहते हैं हम LVM 3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3, क्योंकि यह जीएसएलवी का तीसरा क्या है, संस्करण है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। अगर 36,000 किलोमीटर पर हमें सैटेलाइट छोड़ना हो, 36,000 किलोमीटर तक, यानी इस बीच में कहीं भी सैटेलाइट हो सकता है, 1500 किलोमीटर से लेकर 36,000 किलोमीटर, लेकिन जीटीओ की जो है वो एक हाइट फिक्स होती है, वो आपको अभी बता दूंगा। तो वहां पर सैटेलाइट जब लॉन्च करते हैं तो ये सैटेलाइट आपके संचार उपग्रह की कैटेगरी में आते हैं, संचार उपग्रह कहलाते हैं। ये संचार व्यवस्था को विकसित करते हैं। संचार व्यवस्था सिविलियंस के लिए भी हो सकती है, आर्मी के लिए भी हो सकती है, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स सभी के लिए सेवाएं दे सकती है। जब हम भारतीय सेनाओं की बात करते हैं तो वहां पर संचार व्यवस्था बहुत ज्यादा प्राइवेसी और सिक्योरिटी पर्पज से दी जाती है, दुश्मन पर नजर रखने के लिए दी जाती है, ताकि हमारी सेनाएं सही सूचना प्राप्त कर सकें। और सिविलियंस के लिए तो हम सभी डेटा यूज कर ही रहे हैं, मोबाइल डेटा, टेलीविजन डेटा, ये सारा जो कम्युनिकेशन है, मोबाइल कम्युनिकेशन, टेलीविजन कम्युनिकेशन, रेडियो कम्युनिकेशन, ये सब हम यहां से प्राप्त करते हैं संचार उपग्रहों से। चलिए ये लिस्ट आप यहां पर देख सकते हैं। इनमें ये जो आपका LVM 3 जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूं, ये सबसे भारी रॉकेट भी है। इसका वजन है 640 टन के आसपास। और यहां पर देखिए जीएसएलवी मार्क 2 जो है वो 414 टन है और पीएसएलवी का सबसे बड़ा वर्जन है वो 320 टन है। तो अगर इनमें कंपैरिजन करें तो ये सबसे भारी है, इसीलिए इसको बाहुबली रॉकेट कहते हैं। और ये सबसे भारी है तो इसलिए इसकी कैपेसिटी भी ज्यादा है। इसकी कैपेसिटी कितनी है वो आप समझिए। इसकी कैपेसिटी जो है वो 4000 किलोग्राम है। 4000 किलोग्राम का मतलब हो गया 4 टन। यानी अगर इस रॉकेट का उपयोग किया जाएगा जीटीओ में, जीटीओ का मतलब है जो आपकी मैक्सिमम हाइट 36,000 किलोमीटर वाली जो ऑर्बिट है, उसमें अगर इसका उपयोग किया जाए तो ये 4 टन वजन उठा सकता है। और अगर आप इसका उपयोग लो अर्थ ऑर्बिट के लिए करें, लो अर्थ ऑर्बिट कौन सी है, जहां पर पीएसएलवी का उपयोग किया जाता है, तो पीएसएलवी की जगह अगर आप LVM 3 को भेजोगे तो पीएसएलवी तो ज्यादा से ज्यादा 1750 किलोग्राम वजन उठा सकता है, लेकिन ये आपका 8000 किलोग्राम, और अब तो इसकी कैपेसिटी बढ़ गई है 10,000 किलोग्राम, यानी 10 टन वजन उठा सकता है। तो ये रॉकेट भारत का सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। चलिए अब इस रॉकेट की अलग अलग क्या है कैपेसिटी, ये आपको यहां पर बता दिया मैंने। इसकी अलग अलग स्टेज हैं। रॉकेट जो है, जैसे कि हम पीएसएलवी की बात करें तो वो 4 चरणों वाला रॉकेट है, लेकिन जीएसएलवी 3 चरणों वाला रॉकेट है, लेकिन है पीएसएलवी से काफी बड़ा। यहां पर इसकी जो पहली स्टेज है, इसकी जो पहली स्टेज है उसे कहते हैं सॉलिड स्टेट फ्यूल वाली जो स्टेज है वो है। और वो कौन सी स्टेज है, जिसको कहा जाएगा S200। ये पहली स्टेज है। पहली स्टेज में इसमें जो फ्यूल भरा जाता है वो HTPB होता है, हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन। ये सॉलिड फ्यूल है। ये पहली स्टेज होगी रॉकेट की। ठीक है, तो सबसे पहले इसी का ईंधन जलाया जाएगा और फिर उसके बाद आती है दूसरी स्टेज जिसमें लिक्विड फ्यूल भरा जाता है, और लिक्विड फ्यूल की स्टेज को कहते हैं L110। अब L110 क्यों कहते हैं वो भी समझ लीजिए, क्योंकि यहां पर जो ईंधन की मात्रा है वो 115 टन के आसपास होती है और इस ईंधन का नाम है UDMH, अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्रोजन। तो पहली जो आपकी स्टेज थी, पहली स्टेज,
उसमें भरा जा रहा था 205 टन, तो इस स्टेज को नाम दे दिया S200 और ईंधन कौन है HTPB। और दूसरी स्टेज जो है उसमें भरा जा रहा है 115 टन, तो इसमें ईंधन का नाम क्या है UDMH। इस स्टेज को नाम क्या दे दिया L110 जो 115 टन को यहां पर क्या कर रहा है रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से दो स्टेज हो गई। तीसरी स्टेज इसकी सबसे इंपॉर्टेंट होती है जिसे क्रायोजेनिक अपर स्टेज कहते हैं C25। C25 इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लगभग इसमें 28 टन के आसपास ईंधन और ऑक्सीकारक भरे जाते हैं। यहां ईंधन होता है लिक्विड हाइड्रोजन और ऑक्सीकारक होता है लिक्विड ऑक्सीजन। और दोस्तों याद रखना कि जो इसकी स्टेज फर्स्ट सेकंड और थर्ड हैं, जो आप यहां पर भी देख सकते हैं, मैं यहां पर आपको बता दूं स्टेज फर्स्ट सेकंड थर्ड। हाँ, यहां पर देखिए आप, पहली स्टेज सॉलिड फ्यूल वाली हो गई, ये L110 सेकंड स्टेज हो गई, ये हो गई। अब देखो इसमें 205 टन के आसपास ईंधन है, लेकिन रॉकेट को ऊपर उठने के लिए जो थ्रस्ट मिलता है वो इस स्टेज से 25% मिलता है, और यहां पर ये जो है द्रव ईंधन इससे भी 25% मिलता है, और बाकी का 50% थ्रस्ट इस स्टेज से मिलता है। अब आप सोच सकते हैं कि 205 टन ईंधन सॉलिड फ्यूल की बराबरी कौन सा कर रहा है 110 टन, और इन दोनों की बराबरी कर रहा है ये वाला स्टेज क्रायोजेनिक अपर स्टेज। इसका मतलब ये ईंधन सबसे बेस्ट होते हैं, लिक्विड हाइड्रोजन लिक्विड ऑक्सीजन, इसी को कहते हैं क्रायोजेनिक तकनीक, जो कि बहुत ज्यादा कम तापमान पे काम करती है। लिक्विड हाइड्रोजन -253 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, लिक्विड ऑक्सीजन -183 डिग्री सेंटीग्रेड पर भरा जाता है। तो क्रायोजेनिक ईंधन जो है वो बहुत ज्यादा थ्रस्ट पैदा करते हैं, और क्रायोजेनिक तकनीक से अगर कोई रॉकेट विकसित होता है तो इसका मतलब वो देश स्पेस टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा तरक्की कर चुका है, जैसा कि हमारी इसरो संस्था जो है इस मामले में पारंगत हो चुकी है। तो ये है कहानी। अच्छा, अब जो आप LBM-3 से जो ये सैटेलाइट छोड़ने जा रहे हैं, ये सैटेलाइट आपका इस तरीके से इलिप्टिकल ऑर्बिट में परिक्रमा करेगा, GTO जिसकी हम बात कर रहे हैं। जैसे मान लो ये हो गई आपकी अर्थ, ये अर्थ हो गई, तो अब अर्थ से ये इलिप्टिकल यानी ऐसे दीर्घवृत्ताकार कक्षा बनेगी। इसमें मैक्सिमम हाइट सैटेलाइट की जो होगी वो होगी 29,970 किलोमीटर, और मिनिमम हाइट जो होगी वो होगी 170 किलोमीटर। इस तरीके से ऑर्बिट बनेगी। इसको तो कहते हैं एपोजी, इसको कहते हैं पेरेजी। ठीक है, दीर्घवृत्ताकार कक्षा में एक तो न्यूनतम बिंदु होता है न्यूनतम दूरी पर, एक होता है मैक्सिमम डिस्टेंस पर। तो ये इस तरीके से डिस्टेंस पर परिक्रमा करेगा। LBM-3 जो हमारा रॉकेट है, इसको 2014 में बनाया गया था। सबसे पहले इस रॉकेट का परीक्षण किया गया, फिर इसकी टेस्टिंग की गई। टेस्टिंग का मतलब होता है इसका डेवलपमेंट फेज शुरू हुआ, जिसमें हम विकासात्मक चरण कहते हैं, जिसमें हम परखते हैं कि वास्तव में हम रॉकेट जो हमने बनाया है वो हमने सही प्रोसेस में उसको ला सकते हैं या नहीं ला सकते हैं। तो इसका पहला मिशन LBM-3 D1 कहलाया। D1 का मतलब डेवलपमेंट फेज फर्स्ट। 2017 में हमने इससे GSAT-19 सैटेलाइट छोड़ा। फिर LBM-3 का दूसरा डेवलपमेंट फेज GSAT-29 2018 में। तो ये दोनों फ्लाइट हो गई इसकी डेवलपमेंट फेज की। ये तो रॉकेट का ही परीक्षण था। फिर उसके बाद LBM-3 M1। अब M1 M2 का मतलब आप यहां से समझ लो। चंद्रयान 2 को 2019 में छोड़ा गया। LBM-3 M2 जिससे वनवेव इंडिया 1 सैटेलाइट छोड़ा गया। LBM-3 M3 जिससे फिर वनवेव इंडिया 2 सैटेलाइट छोड़ा गया 2023 में। और फिर हमने चंद्रयान 3 को छोड़ा M4 से, LBM-3 M4 से। तो अब जो उड़ान है वो कौन सी है, LBM-3 M5। तो आप समझ गए होंगे, 4 ये ऑपरेशनल फ्लाइट हैं, ये ऑपरेशनल फ्लाइट हैं, ये डेवलपमेंट फ्लाइट हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी अब जो फ्लाइट है वो ऑपरेशनल फ्लाइट में कौन सी होगी, पांचवी फ्लाइट होगी, जो LBM-3 कल इसको उड़ान को भरेगा। ये पूरा रिकॉर्ड आपके सामने सैटेलाइट और रॉकेट का दिया हुआ है। चलिए सॉरी, अब ये तो हो गई बात रॉकेट की। अब आप सैटेलाइट की बात करें कि जो CMS-03 सैटेलाइट है वो क्या काम करेगा। CMS का मतलब होता है कम्युनिकेशन सैटेलाइट मिशन। कम्युनिकेशन सैटेलाइट मिशन मतलब ये जो सैटेलाइट है ये एक मिशन के तहत भेजे जाते हैं संचार व्यवस्था को विकसित करने के लिए। तो लेकिन अभी इसमें खास क्या है, खास ये है कि ये GTO ऑर्बिट में जो भेजा जा रहा है ये अभी तक का सबसे भारी सैटेलाइट है। अच्छा, अब इसका पुराना रिकॉर्ड आपको बताते हैं। CMS-03 सैटेलाइट को GSAT-7R भी कह रहे हैं, GSAT-7R। देखिए, भारत में संचार उपग्रहों की पहली श्रृंखला थी
जिसका नाम था इनसैट। इनसैट का मतलब है इंडियन नेशनल सैटेलाइट सीरीज, और इंडियन नेशनल सैटेलाइट सीरीज इसी से भारत में सबसे पहले संचार व्यवस्था बनी थी। फिर भारत ने ये, क्योंकि उस समय हमारे पास में जीएसएलवी तो था नहीं और भारी उपग्रह थे, संचार उपग्रह, इनको सभी को हमने विदेशी सहायता से लॉन्च किया गया था। फिर हमने 2001 में खुद का रॉकेट बना लिया जीएसएलवी, और फिर इससे हमने लॉन्चिंग स्टार्ट की और नई सीरीज संचार उपग्रहों की शुरू की, जिसका नाम दिया गया जीसैट। तो जीसैट सीरीज के सैटेलाइट लॉन्च हो रहे हैं अब, ठीक है। अब जीसैट सीरीज में एक सैटेलाइट छोड़ा गया जिसका नाम था जीसैट 7। जीसैट 7 सैटेलाइट पूरी तरह से भारतीय सेना के लिए समर्पित पहला सैटेलाइट था, और इसी को रुक्मिणी सैटेलाइट भी कहते हैं। जीसैट 7 जो सैटेलाइट है, अब उसका कार्यकाल जब पूरा हो गया तो उस सैटेलाइट को रिकवर करने का प्रोसेस, यानी रिप्लेस करने का प्रोसेस शुरू किया गया। तो रिप्लेस करने का जो प्रोसेस है जब शुरू किया गया तो उसका नाम रखा गया जीसैट 7R। क्या नाम रखा गया? जीसैट 7R। तो हम जो 2013 में जीसैट 7 हमने रुक्मिणी के नाम से छोड़ा था, इसी सैटेलाइट को अब हम लॉन्च कर रहे हैं जीसैट 7R के नाम से। और ये जो सैटेलाइट है मल्टी बैंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। इसका मतलब क्या है? देखिए, जो ये सब संचार उपग्रह होते हैं ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी बैंड में काम करते हैं, जैसे कि एल, एस, सी, एक्स, कू, के, का, इस तरीके से बैंड होते हैं। तो यहां पर देखिए, ये जो सैटेलाइट है ये सी बैंड, एक्सटेंडेड सी बैंड और के यू बैंड, 3 बैंड में काम करेगा। इसीलिए इसको क्या कह रहे हैं हम? मल्टी बैंड सैटेलाइट कह रहे हैं। ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है इनकी, 1 से 2 गीगाहर्ट्ज, 1 से 2 गीगाहर्ट्ज, 2 से 4 गीगाहर्ट्ज, इस तरीके से, ठीक है। के यू बैंड की होती है 12 से 18 गीगाहर्ट्ज। तो यहां तक जब ये फ्रीक्वेंसी पहुंच जाती है यहां पर, तो ये के यू बैंड कहलाता है, और तो ये मल्टी बैंड सैटेलाइट है। The satellite will significantly boost connectivity for the Navy. It will also provide higher capacity bandwidth, thus improving digital access to remote territories. This will aid both civilian agencies and help improve strategic applications. यानी ये सैटेलाइट पूरी तरीके से इंडियन नेवी के लिए समर्पित है। ये सैटेलाइट जब छोड़ा जाएगा जीटीओ में तो ये लगभग 30,000 किलोमीटर की ऊंचाई से और फिर नजदीक वाले जो बिंदु है वहां से समुद्र पर पूरी निगरानी रखेगा और पल पल की खबर भारतीय नौसेना को देगा, ताकि हम दुश्मन पर पूरी तरह से पैनी नजर रख सकें और दुश्मन की किसी भी हरकत का जवाब टाइम पर दे सकें। तो इस सैटेलाइट के माध्यम से इंडियन नेवी को बहुत कुछ फायदा होने वाला है। इसी सीरीज का सैटेलाइट CMS-01, ये अभी CMS-03 है, CMS-01 हमने लॉन्च किया था PSLV C50 से, यानी हमने PSLV का उपयोग किया था। PSLV C50 जो है हमारा, उसके माध्यम से इसे लॉन्च किया गया था। और ये लॉन्चिंग जो है आपकी यहां पर आप देख सकते हैं, एक बार इसकी डेट शायद इसमें नहीं दी गई है, ठीक है, 2022 से पहले होगा, क्योंकि CMS-02 जो है, CMS-02 ये 2022 में लॉन्च किया गया था। और यहां पर CMS-01 जो है वो PSLV C50 के माध्यम से सफलतापूर्वक हमने लॉन्च किया। सतीश धवन स्पेस सेंटर से ही इसको लॉन्च किया गया था। ये PSLV की 52वीं उड़ान थी, यानी 52वां मिशन था। C50+2 इसमें हमेशा करके चलिए, क्योंकि 2 उड़ानें इसमें एक्स्ट्रा मिलती हैं। फिर आ जाइए आप CMS-2 पर। CMS-2 जिसे GSAT-24 सैटेलाइट कहते हैं, यानी ये भी एक प्रकार का संचार उपग्रह है। और ये जो मिशन है हमने CMS-02 जो है, इसे हमने फ्रांस की सहायता से छोड़ा था। फ्रांस का एक रॉकेट है एरियन 5, उसकी सहायता से इसे लॉन्च किया गया था। 4180 किलोग्राम का सैटेलाइट था और ये भी KU बैंड में काम करने वाला, C बैंड में काम करने वाला, इस तरीके से, मतलब ये ट्रांसपोंडर होते हैं जो सूचनाओं को क्या करते हैं, भेजते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी होती है, और इसे भी मल्टी बैंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट कहते हैं। तो इस तरीके से सैटेलाइट लॉन्च किया गया 2022 में। तो ये थी पूरी खबर जो इसरो के द्वारा कल दोहराई जाएगी। आपको पहले हमने अपडेट कर दिया है। इसरो एक तरीके से सबसे भारी उपग्रह लॉन्च करके इतिहास रचने वाला है। इसी तरीके से अभी जो इसरो के अध्यक्ष हैं नारायण साहब, वी नारायण साहब, उनके द्वारा एक और घोषणा की गई है कि भारत एक ब्लू बर्ड सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है जो 6.5 टन का है। 6.5 टन का अब तक का सबसे भारी सैटेलाइट होगा, जिसको इसरो लॉन्च करने वाला है ब्लू बर्ड 6 के नाम से। और ये जो सैटेलाइट है ये
आप यहां पर देखना, इसकी जो पूरी डिटेल इन्होंने दी है। ब्लूबर्ड इज ए कम्युनिकेशन सैटेलाइट, वी हैव रिसीव्ड द सैटेलाइट एंड वी आर वर्किंग फॉर द लॉन्च एंड द लॉन्च व्हीकल बिल्डअप इज गोइंग ऑन, नारायण टोल्ड IANS ड्यूरिंग ए मीडिया। ठीक है, द डेट विल बी अनाउंस्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री जी जो है उनके द्वारा ये डेट निर्धारित की जाएगी और इसकी पूरी संभावना है कि इसी साल के अंत यानी दिसंबर महीने में इसको लॉन्च किया जाएगा। ये सैटेलाइट हमारा नहीं है, ये यूएस का है, यूएस बेस्ड ASD स्पेस मोबाइल इस कंपनी का है और उसके सैटेलाइट को भारत लॉन्च करेगा। 6.5 टन का ये सैटेलाइट, यानी एक और रिकॉर्ड आने वाले महीने में बनने वाला है। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी जानकारी। उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।